तो अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये अपने 12th स्टैंडर्ड के यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का चैप्टर है और इस यूनिट में हमको टोटल जो है वो 3 चैप्टर्स स्टडी करने हैं। एक जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा चैप्टर जो है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और तीसरा चैप्टर जो है वो इवोल्यूशन का है। तो हमको जो है वो तीनों चैप्टर एक के बाद एक स्टडी करना है और एक अच्छा वेटेज होता है इसका नीट के एग्जाम में भी और 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में भी। तो इसमें नीट के एग्जाम में नियर अबाउट जो है पूरे यूनिट के ऊपर 12 to 14 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं और पर्टिकुलरली इस चैप्टर के ऊपर 4 to 5 क्वेश्चंस भी जो है वो आए हैं पास्ट जो एग्जाम्स प्रीवियस एग्जाम्स में। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हमको स्टडी करना है पूरा जेनेटिक्स को। तो वर्ड जेनेटिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड जेनेसिस से निकाला हुआ वर्ड है और इसकी मीनिंग होती है टू ग्रो इनटू। कंप्लीट जो जेनेटिक्स है उसको दो मेन एरा में, दो मेन जमानों में डिवाइड किया गया है। एक वो पार्ट जेनेटिक्स का जो मेंडल ने कंट्रीब्यूट किया, ग्रीगर जॉन मेंडल ने, उसको हम कहते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। और वो पार्ट जो मेंडल के बाद में आने वाले साइंटिस्ट लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उसको हम लोग कहते हैं नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स से सबसे पहले उसकी हम लोग जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं। जेनेटिक्स इज डिफाइंड एज द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी और द ब्रांच ऑफ द लाइफ साइंस इन विच द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स आर स्टडीड फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशन। We call that field as the genetics। और जो मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जब भी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर ट्रांसफर होते हैं, जैसे पेरेंटल जनरेशन में रहते हैं उसी तरह से आगे की जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े ब्लेंड होके ट्रांसफर होते हैं, थोड़े मॉडिफाई होके ट्रांसफर होते हैं। जो चेंजेस आते हैं उनको हम लोग कहते हैं वेरिएशंस। सो फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशन जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, दोस चेंजेस आर कॉल्ड एज वेरिएशंस। सो यहाँ पर फर्स्ट हमको जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर कुछ मेंडल के दिए हुए कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना है और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग मेंडल की जेनेटिक्स के बाद में स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर जो है ह्यूमन बीइंग बहुत ओल्डर टाइम से जेनेटिक्स को अननोइंगली जो है वो यूज करता हुआ आया है। जैसे बहुत क्लासिकल टाइम से ही ह्यूमन बीइंग ने जो है वो एनिमल्स में काऊ की एक ब्रीड जो है उसको डोमेस्टिकेट किया है, उसको पाला है। वो है साहिवाल ब्रीड। इट इज अ ब्रीड ऑफ काउ। तो इसको डोमेस्टिकेट किया है और सुपीरियर एनिमल्स से उसको क्रॉस करके जो ज्यादा मिल्क देने वाले या ज्यादा स्टर्डी एनिमल्स हैं उनसे उनको क्रॉस करके और न्यू ब्रीड जो है वो प्रोड्यूस की है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन की एग्जांपल है जहां पर जेनेटिक्स के जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं। तो अभी हम लोगों को जो है स्टार्ट करना है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से। वो पार्ट जो जेनेटिक्स का वो पार्ट जो मेंडल ने कंट्रीब्यूट किया। मेंडल ने टोटल जो है वो 7 इयर्स तक का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और 1856 से लेकर के 1863 तक उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। और जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मेंडल ने सिलेक्ट किया, that experimental material it is the garden pea plant पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। इसको हम लोग साइंटिफिकली पाइसम सेटिवम बोलते हैं। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी इज पाइसम सेटिवम। There are certain features present in Pisum sativum। कुछ ऐसे फीचर्स प्रेजेंट थे
पाइसम सेटिवम में, जिसके लिए मेंडल ने जो है उसको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया। जैसे एक जो सबसे अच्छा फीचर उसके अंदर मेंडल ने देखा, ऑब्जर्व किया, वो था उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन। मतलब कि 3 to 4 मंथ में एक कंप्लीट उसकी जो ऑफस्प्रिंग है या एक लाइफ स्पैन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, एक साइकिल, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो शॉर्ट लाइफ साइकिल एक फीचर था। तो कुछ फीचर्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो एक जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल। 3 to 4 मंथ में उसकी एक लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है मेनी सीडेड। एक पॉड में नियर अबाउट 6 to 7 जो है वो सीड तक मिल जाते हैं। तो मेनी सीडेड होता है, बहुत सारे सीड हमको मिल जाते हैं। एनुअल प्लांट है और जगह जो है वो कम लेता है, सो वी कॉल्ड सच प्लांट एज हर्बेशियस प्लांट। हर्बेशियस प्लांट मतलब कि कम जगह में आसानी से ग्रो हो जाता है। फोर्थ फीचर जो है इसका वो है नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बायसेक्सुअल होते हैं, मतलब सेम फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो नेचुरली जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सो नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स रहते हैं और फ्लावर्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। So flowers are large enough for easy emasculation। फ्लावर्स इतने बड़े होते हैं कि आसानी से उनको हम लोग जो है इमेस्कुलेट कर सकते हैं। इमेस्कुलेट करने का मतलब होता है किसी भी बायसेक्सुअल फ्लावर में से उसके मेल पार्ट्स को कट करके निकाल देना। सो इमेस्कुलेशन जो है इट इज द प्रोसीजर ऑफ कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन का प्रोसीजर है। यहाँ पर अगर हम चाहें तो एक प्लांट जो उसके फ्लावर अगर बायसेक्सुअल हैं तो उसके मेल पार्ट्स को कट करके निकाल दें और उसके ऊपर जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स हैं वो हम ला करके जहां से भी हम चाहें उसको डिपॉजिट कर सकते हैं उसके स्टिग्मा पर, इमेस्कुलेट किए हुए फ्लावर के। तो ये 5 फीचर्स हैं। एक और अच्छा फीचर जो पी प्लांट में देखने को मिलता है इट इज द प्रेजेंस ऑफ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स यहां पर बोला जाता है कोई भी जेनेटिकली डिटरमाइंड फीचर्स को। तो पी प्लांट के अंदर बहुत सारे अलग अलग जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर्स। और डिफरेंट अपोजिट कैरेक्टर्स में से मेंडल ने जो कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे उनको हम कहते हैं मेंडेलियन कैरेक्टर। तो टिपिकली मेंडल ने जो है टोटल 7 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था। तो जो 7 कैरेक्टर मेंडल ने सिलेक्ट किए थे वो अभी हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्टर के ऊपर देखते हैं। ओके, सो द कैरेक्टर्स व्हिच वर सिलेक्टेड बाय मेंडल दे आर द सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, pod shape, then flower position and the other characters you can see here। यहाँ पर एक साइड में जो है वो कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं और हर एक कैरेक्टर के जो है 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनको हम लोग ट्रेट्स कहते हैं। तो जैसे हमने जो है मान लो सीड शेप को सिलेक्ट किया तो सीड शेप के जो है 2 ट्रेट्स होंगे। सो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग एक कैरेक्टर के, हर एक कैरेक्टर के सामने
उसके दो ट्रेड्स जो है वो लिखे हुए हैं। सो सीड शेप, इसके दो ट्रेड है, राउंड और रिंकल्ड। तो यहाँ पर राउंड जो ट्रेड है, जो फीचर है उसका, वो डोमिनेंट ट्रेड है। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड जो होते हैं ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मालूम होते हैं। मेंडल ने भी जो है वो पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अभी हम लोग आगे जो है वो मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये मालूम होते हैं कि कोई सा जो ट्रेड है वो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। तो डोमिनेंट ट्रेड जो होता है, ये ऐसा ट्रेड होता है जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है। और हम ऐसे भी डोमिनेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि जो किसी अल्टरनेटिव अलील के प्रेजेंस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करे, उसको हम डोमिनेंट ट्रेड बोलते हैं। सो डोमिनेंट ट्रेड इज द वन which expresses itself even in presence of its alternative allele, or we can also define it as the trait which express in F1 जनरेशन, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। हम लोग देखेंगे अभी फर्स्ट फाइलियल जनरेशन क्या होती है। तो वहां पर जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, that character or that trait is called as the dominant trait. So if we select the seed shape as one of the character, then इसके अंदर जो राउंड सीड शेप है, यहाँ पर देख सकते हैं सीड का जो शेप है वो पूरा गोल है, राउंड है। तो ये डोमिनेंट ट्रेट है। मतलब अगर हम लोग जो है एक ऐसा प्लांट जिसके सीड जो है वो राउंड है, उसको किसी ऐसे प्लांट से क्रॉस करते हैं जिसके सीड का जो शेप है वो रिंकल्ड है, तो ऐसे में F1 जनरेशन में रिंकल्ड जो है वो अपने आप को शो नहीं करेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा, राउंड वाला कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पर राउंड वाला जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट है, ये कहलाएगा डोमिनेंट ट्रेट, और रिंकल्ड जो है ये रिसेसिव रहेगा। ऐसे ही दूसरा जो कैरेक्टर मेंडल ने सिलेक्ट किया वो था सीड कलर। तो सीड कलर में भी दो वेराइटीज या दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो येलो सीडेड रहेगा और या फिर जो है प्लांट उसका प्लांट का जो सीड है वो ग्रीन सीडेड रहेगा। यहाँ पर येलो और ग्रीन में से जो येलो कलर है सीड का, ये अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है। तो येलो जो है वो डोमिनेंट हुआ, और ग्रीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता है F1 जनरेशन में, तो इसके लिए ग्रीन रिसेसिव हो जाएगा। ऐसे ही फ्लावर कलर है, फ्लावर कलर में वायलेट हो सकता है या कि कलरफुल फ्लावर हो सकते हैं। तो वायलेट जो है ये कलर्ड कंडीशन है, ये डोमिनेंट कंडीशन है, और उसके अपोजिट या उसके कॉन्ट्रास्टिंग जो है वो है कलरलेस फ्लावर, यानी व्हाइट, नो पिगमेंट। तो यहाँ पर वायलेट जो है ये अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा। तो इसके लिए वायलेट जो होता है ये डोमिनेंट ट्रेट होता है, और व्हाइट जो है ये रिसेसिव ट्रेट है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है पॉड का शेप। यहाँ हम देख सकते हैं जो मटर की फली होती है, जो पॉड होता है उसका शेप। तो फुल हो सकता है, फुल का मतलब कि इसके अंदर जो सीड्स हैं वो पूरे भरे हुए रहेंगे, तो ऊपर से देखने में ये पूरा ऐसे फूला हुआ दिखेगा। इसको हम लोग इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं, इन्फ्लेटेड या फुल सीडेड। तो ये भी डोमिनेंट फीचर है, और इसका कॉन्ट्रास्टिंग है, इसके अपोजिट जो है, जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो होगा कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड में हम देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर जो है वो सीड छोटे छोटे होने की वजह से इसकी सरफेस जो है वो थोड़ा सा ऐसे रफ टाइप की हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड कंडीशन कहते हैं। फुल जो है ये डोमिनेंट है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो है ये रिसेसिव। मतलब F1 जनरेशन में इन्फ्लेटेड वाला कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा। फिर ऐसे ही पॉड का कलर, तो पॉड का जो कलर है, जो नॉर्मली जो पॉड का कलर होता है वो ग्रीन होता है। यहाँ पे हालांकि येलो दिखाया हुआ है, लेकिन रियल में ये ग्रीन कलर का जो पॉड होता है ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में। तो ग्रीन पॉड कंडीशन जो है ये होती है डोमिनेंट कंडीशन, और येलो पॉड कंडीशन जो होती है ये होती है रिसेसिव कंडीशन। तो ग्रीन और येलो, इस तरह से ये दोनों जो है वो ट्रेट्स हैं, और कैरेक्टर जो है वो है पॉड का कलर। F1 जनरेशन में ग्रीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और येलो एक्सप्रेस नहीं करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हम देख रहे हैं वो है फ्लावर की पोजीशन। सो फ्लावर की पोजीशन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मान लो प्लांट है, तो पहली जो डोमिनेंट कंडीशन है वो है एक्सियल कंडीशन। एक्सियल में क्या होगा कि फ्लावर्स जो है वो फ्लोरल एक्सिस के, ये जो पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पूरा पार्ट देख रहे हैं हम लोग, प्लांट का जो ब्रांच देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोरल एक्सिस।
तो इस फ्लोरल एक्सिस के आइदर साइड, इस तरफ यहाँ पर देख सकते हैं फ्लावर है, एक इस तरफ, मतलब दोनों साइड में फ्लोरल एक्सिस के फ्लावर्स जो है वो लगे हुए हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होती है इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल कंडीशन। और उसके अपोजिट दूसरे वाले डायग्राम में यहाँ पर हम देख रहे हैं टर्मिनल कंडीशन में। तो टर्मिनल कंडीशन में यहाँ पर फ्लोरल एक्सिस के टर्मिनल पर, ये फ्लोरल एक्सिस है, यहाँ पर ये टर्मिनल पार्ट है इसका, तो इस टर्मिनल पार्ट पर जो है वो फ्लावर्स होंगे, मतलब वहां से फ्लोरल एक्सिस और ज्यादा जो है वो आगे ग्रो नहीं होगा। तो इन दोनों में जो एक्सियल कंडीशन ये डोमिनेंट है और टर्मिनल जो है ये रिसेसिव कंडीशन, मतलब एक एक्सियल और एक टर्मिनल को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो हमको F1 जनरेशन में सभी जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर की जो पोजीशन है वो एक्सियल मिलेगी। फिर ऐसे ही नेक्स्ट जो फीचर है वो है स्टेम की हाइट, मतलब प्लांट की ओवरऑल जो उसका जो ओवरऑल स्टेम है उसकी हाइट कितनी बड़ी रहेगी वो देखते हैं। तो टॉल प्लांट जो होता है, टॉल प्लांट, ये जो कंडीशन है टॉल कंडीशन ये डोमिनेंट होती है, और उसके अपोजिट डॉर्फ कंडीशन जो होती है ये रिसेसिव कंडीशन होती है। अब टॉल जो प्लांट है वो कितना हो सकता है, 2 से लेकर के 3 मीटर तक का हो सकता है, और डॉर्फ जो है वो 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक का हो सकता है। तो यहाँ पर टॉल और डॉर्फ को अगर हम लोग क्रॉस करते हैं तो हमको F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिलेंगे वो सारे के सारे टॉल प्लांट मिलेंगे। तो टॉल और डॉर्फ में जो टॉलनेस है ये डोमिनेंट कंडीशन है। तो ये 7 कैरेक्टर मेंडल ने पी प्लांट के अंदर ऑब्जर्व किए, और इन्हीं को लेकर के उसने जो है वो 3 टाइप के क्रॉसेस किए थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या जिसको हम लोग इनहेरिटेंस इन 1 जीन भी कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस इन 2 जीन, और टेस्ट क्रॉस। तो ये 3 टाइप के क्रॉसेस जो मेंडल ने परफॉर्म किए थे, और इन 3 टाइप के क्रॉसेस पर मेंडल ने अपने जो है वो 3 लॉज बनाए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अभी हम लोग मेंडल का फर्स्ट जो क्रॉस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो अभी हम लोग देखते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, तो ये मेंडल के परफॉर्म किए हुए एक्सपेरिमेंट्स में से पहला एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इसको हम लोग जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है द क्रॉस विच इन्वॉल्व्स द इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर, मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे, मतलब एक पेरेंटल जनरेशन से आगे जो ऑफस्प्रिंग जनरेशन है वहां तक के हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का स्टडी अगर करेंगे हम लोग तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या उसी को इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन भी कहते हैं। तो एज एन एग्जाम्पल हम लोग जो है यहाँ पर कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने देखा कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था, तो उसमें से एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जो है वो कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं। सपोज हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं हाइट ऑफ स्टेम को। सो हाइट ऑफ स्टेम ये एक कैरेक्टर है, और इसके 2 पॉसिबल फॉर्म्स हैं या 2 ट्रेड्स हैं जिनको हम टॉल और डॉर्फ कहते हैं। तो 2 टाइप के 2 वैरायटीज के हमको जो है पी प्लांट्स मिलते हैं, कुछ टॉल वैरायटीज होती हैं, कुछ टॉल प्लांट और कुछ डॉर्फ प्लांट। सो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट का जो इसकी जो स्टार्ट की थी वो प्योर प्लांट से की थी। तो हम लोग इसको जो है वो थोड़ा स्टेप में बांट करके डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सो पेरेंट्स का मेंडल ने जो सिलेक्शन किया था वो एक मेथड से किया था, उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ क्रॉस या सेल्फिंग, रिपीटेड सेल्फ क्रॉस, सेल्फिंग बिटवीन सिलेक्टेड प्लांट्स। तो उसने स्टार्ट किया, एक टॉल प्लांट लिया
और डायरेक्ट जो है उसको क्रॉस में इन्वॉल्व नहीं किया, उस टॉल प्लांट को लेकर के पहले अपने आप से क्रॉस होने दिया और फिर उसके बाद में उसके जो सीड्स मिले फिर उनको ग्रो किया और फिर देखा कि जो प्लांट्स आ रहे हैं वो प्लांट्स की हाइट कितनी आ रही है। तो इस तरह से उसने कई बार जो है वो क्रॉसिंग की। तो सेल्फ क्रॉस करके उसने ये डिटरमाइन किया कि जो प्लांट्स हैं, जो सिलेक्टेड प्लांट है वो प्योर है कि नहीं है। तो उसने जो पेरेंटल सिलेक्शन किया था, ये पेरेंटल सिलेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रेटेजिक वे में किया था, सेल्फिंग करके किया था। जैसे सपोज कर लो उसने मान लो एक टॉल प्लांट को सिलेक्ट किया, तो डायरेक्ट जो है इस टॉल प्लांट को डॉर्फ से क्रॉस नहीं किया, पहले उसने टॉल प्लांट को सेल्फ क्रॉस होने दिया, मतलब अपने आप से ही क्रॉस होने दिया और देखा कि F1 जनरेशन में जो है जो प्लांट्स आ रहे हैं ये प्लांट कैसे आ रहे हैं कि क्रॉस करने के बाद में। तो उसने ऑब्जर्व किया कि अगर मान लो थोड़े टॉल प्लांट आते हैं और थोड़े डॉर्फ आते हैं, तो उसने फिर इस प्लांट को एज अ पेरेंट सिलेक्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर अगर सपोज कर लो उसने रैंडमली किसी ऐसे टॉल प्लांट को सिलेक्ट कर लिया कि उसको सेल्फ क्रॉस करने पर यहाँ पर भी जितने प्लांट्स मिलते हैं वो सारे के सारे टॉल प्लांट मिलते हैं। तो इस टॉल प्लांट जितने भी यहाँ पर मान लो वहां पर 100 टॉल प्लांट मिले या 200 या 300 500 जितने भी मिले, ये टॉल प्लांट्स को उसने फिर आपस में क्रॉस किया, आपस में उसको क्रॉस किया और देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स की पॉपुलेशन मिल रही है वो कैसी मिल रही है वो देखा। तो यहाँ पर अगली जनरेशन में अगर सारे के सारे टॉल प्लांट मिल रहे हैं, फिर इन टॉल प्लांट्स को वापस से जो है सेल्फ क्रॉस किया और देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट्स मिल रहे हैं वो कैसे हैं। अगर देखा कि सारे के सारे टॉल प्लांट है, तो नियर अबाउट 3 to 4 जनरेशन, जैसे सपोज कर लो ये पेरेंटल जनरेशन है और फिर उसके बाद में ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन, ऐसे ही थर्ड फोर्थ जनरेशन तक वो गया और उसने देखा कि बार बार जो है वो क्रॉस करने के बाद में पूरी जो फैमिली आ रही है प्लांट्स की ये एक ही कैरेक्टर शो कर रही है, सब जगह पर जो है वो टॉल प्लांट्स ही सारे के सारे शो हो रहे हैं। तो उसने फिर ये वाला जो पेरेंटल प्लांट था, क्योंकि ये सारे के सारे टॉल प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको माना गया प्योर टॉल, इसको बोला गया प्योर या होमोजाइगस टॉल प्लांट। अगर ये एक जैसे ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर बीच में कहीं पर भी एक भी प्लांट अगर डॉर्फ आ जाता यहाँ पर, तो ये जो प्लांट होते, ये जो प्लांट उसने सिलेक्ट किए थे ये प्योर नहीं होते, मतलब ये होमोजाइगस नहीं होते। होमोजाइगस प्लांट ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जिनके अंदर सिमिलर टाइप के अलील्स रहते हैं। तो सेल्फिंग करके उसने जो है सबसे पहले पेरेंटल सिलेक्शन किया, ऐसे ही उसने डॉर्फ के लिए भी सेल्फिंग किया और डॉर्फ पेरेंट्स को भी सिलेक्ट किया। फिर सेकेंड जो स्टेप थी, तो मैं अभी इसको रफ कर देता हूं इस क्रॉस को। हाँ, यहाँ एक चीज और हम याद रख सकते हैं कि ये जो पूरा स्टॉक ऑफ द प्लांट होता है यहां से लेकर के यहां तक का, ये जो पूरा ग्रुप ऑफ प्लांट है इसको हम लोग जो है वो प्योर लाइन्स कहते हैं, इसको हम प्योर लाइन कहते हैं। मतलब ऐसे प्लांट का ग्रुप जिनको आपस में क्रॉस करने पर एक जैसी सेम ऑफस्प्रिंग जो है आगे रिपीटेड टाइम्स प्रोड्यूस होती है, इसको हम लोग ये पूरे ग्रुप को कहेंगे प्योर लाइन। तो अभी ये तो एक स्टेप हो गई सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स की। नेक्स्ट जो स्टेप हम लोग देखेंगे वो है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन ऑफ वन ऑफ द सिलेक्टेड पेरेंट। जो एक टॉल और एक डॉर्फ पेरेंट जो सिलेक्ट हुए यहां पर सेल्फिंग करके, टॉल और डॉर्फ पेरेंट जो सिलेक्ट हुए, उसमें से किसी एक प्लांट को उसने पहले इमैस्कुलेट किया। इमैस्कुलेशन बोला जाता है किसी बायसेक्सुअल फ्लावर में से उसके मेल पार्ट्स को कट करके निकाल देना। तो जो पी प्लांट का फ्लावर होता है, हम लोग देखेंगे पी प्लांट के फ्लावर में, सपोज कर लो कि ये पी प्लांट का फ्लावर है, दिस इज द फ्लावर ऑफ द पी प्लांट। तो ये पी प्लांट के फ्लावर में यहां पर टोटल जो है वो 10 स्टेमेन प्रेजेंट रहते हैं और उन 10 स्टेमेन्स में से
9 स्टेमेंस जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सपोज कर लो ये एक स्टेमेन हुआ, ये दूसरा हो गया, दिस इज द थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ, सिक्स्थ वन, 7, 8 एंड 9। और एक जो स्टेमेन होता है वो फ्री होता है। So this condition is called as the diadelphous condition and it is represented as 9 plus 1 condition, and this is the peculiar feature of family Leguminosae और family Fabaceae जिसको pea plant जो है वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पे emasculation जो है वो कैसे किया जाता है? emasculation इस तरह से किया जाता है कि ये जो 9 पूरे जो ग्रुप ऑफ एंट्रोशियम है इनको यहां से जो है वो कट करके निकाल देना। ये पूरे यहां से इस तरह से ऐसे कट करके इसको निकाल देना, और ये 1 वाले को भी कट करके निकाल देना। मतलब पूरे जितने भी स्टेमेन हैं ये सारे स्टेमेन को यहां से कट करके निकाल दिया गया। अब जब हम स्टेमेन इसके अंदर से निकाल देंगे तो जो भी बचेगा इसके पास में, जो पार्ट बचेगा वो रहेगा सिर्फ उसका स्टिग्मा वाला पार्ट। तो यहाँ पर सिर्फ स्टिग्मा बचा हुआ है, स्टिग्मा और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पूरा, मतलब उसका जो पिस्टिल है वो बचा हुआ है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा यहाँ पर इंटैक्ट है क्योंकि हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कट करके निकाल दिया है। तो उसी प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। फिर इसी स्टिग्मा पर या इस फीमेल फ्लावर पर, अब ये फ्लावर को हम लोग जो है फीमेल फ्लावर कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने मेल जो पार्ट है उसको कट करके निकाल दिया है। इसके ऊपर हम लोग जो है वो डिजायर्ड पोलन ग्रेन, जो दूसरे प्लांट से ऑब्टेन किए हुए पोलन ग्रेन, उनको ला करके इसके ऊपर आर्टिफिशियली डस्टिंग करेंगे। तो इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल क्रॉस या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो ये एक स्टेप हो गई इमैस्कुलेशन की। फिर नेक्स्ट जो स्टेप नंबर 3 है वो है आर्टिफिशियल क्रॉस। सो आर्टिफिशियल जो क्रॉस है इसमें क्या करेंगे कि हमने दूसरे जो डॉर प्लांट है उससे जो पोलन ग्रेन कलेक्ट किए हैं वो पोलन ग्रेन्स को हम लोग ला करके इसके स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग करेंगे, और स्टिग्मा पे डस्टिंग करने के बाद में आर्टिफिशियली मेंडल ने उसको ग्रो होने के लिए छोड़ दिया। और फिर यहाँ से जो है वो नेक्स्ट स्टेप होगी, ये पोलन जो पोलन ग्रेन्स हैं ये डेवलप हुए होंगे, जर्मिनेट हुए होंगे, पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ होगा, यहाँ पर ओव्यूल्स रहे होंगे, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा और बाद में फिर सीड्स बने होंगे। वो सीड्स को उसने कलेक्ट किया और उनको फिर ग्रो किया। तो वो जो सीड्स को ग्रो करने के बाद में हमको जो जनरेशन मिली उस जनरेशन को बोला जाता है F1 जनरेशन या फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके कि किस तरह से आर्टिफिशियल क्रॉस के बाद में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टॉल when it is crossed with the dwarf plant. So these tall and dwarf they are actually the phenotype. तो ये प्लांट के phenotype है। So phenotypically one plant is tall and other plant is dwarf. इसका जीनोटाइप हम लोग लिखते हैं क्योंकि उसने प्योर प्लांट सिलेक्ट किए थे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट के टाइम पे ही। तो इसका जो जीनोटाइप है इसको हम लिखते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी आर द टू एलील्स, ये दोनों एलील्स हैं, एंड स्मॉल टी दीज आर द टू एलील्स फॉर डॉर प्लांट। ये डॉर प्लांट के लिए एलील है। अब जब भी कोई प्लांट जो है गैमेट्स बनाता है, क्योंकि प्लांट हो या एनिमल हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो है पहले गैमेट्स बनते हैं और बाद में फिर वो गैमेट्स एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। सो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये जो एलील्स होते हैं ये एक दूसरे से अलग होते हैं, दे गेट सेपरेटेड और सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये आगे चल करके मेंडल ने इसको जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताया था, इसको नाम दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो हम लोग अलग से मेंडल के लॉ के अंडर में हम लोग स्टडी करेंगे। सो वन टॉल प्लांट is crossed with one dwarf plant
This is represented by capital T crossed with small t and we call this combination as जीनोटाइप. इसको हम जीनोटाइप बोलते हैं, जेनेटिक कॉम्बिनेशन या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट और एनिमल. सो फर्स्ट यहां पर जो है वो गैमेट्स फॉर्म होंगे. कैपिटल टी सेग्रीगेट होगा यहां पर और हर एक गैमेट में जो है वो कैपिटल टी जाएगा. हम चाहें तो इसको दो बार कैपिटल टी यानी दो गैमेट कैपिटल टी वाले भी दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जो है वो कैपिटल टी रहने वाले हैं तो इसके लिए हमने इसको सिर्फ एक बार कैपिटल टी रखा है. फिर ऐसे यहां पर स्मॉल टी. सो जब ये फ्यूज होगा, अब यहां पर आर्टिफिशियल जब हम क्रॉस करेंगे तो इनके बीच में फिर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद में हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे. ये जो जनरेशन हमारी आ रही है ये वाली, इसको हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन. तो F1 का यहां पर मतलब होता है फर्स्ट, F का मतलब है फाइलियल जनरेशन. फाइलियल मतलब के ऑफस्प्रिंग जनरेशन. सो दिस इज अवर फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जनरेशन. और ये वाली जो थी हमारी, ये थी अपनी पेरेंटल जनरेशन. तो ये फर्स्ट फाइलियल जनरेशन है और ये उसका जीनोटाइप है. सो दिस इज द जीनोटाइप ऑफ फर्स्ट फाइलियल जनरेशन. अब जीनोटाइप में हम लोग देख रहे हैं, मतलब जो अलीलिक कॉम्बिनेशन है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक जो है वो डोमिनेंट अलील है यहाँ पर और एक जो है रिसेसिव अलील है. मतलब जीनोटिपिकली दिस प्लांट, ऑल दीज प्लांट व्हिच आर प्रोड्यूस इन द F1 जनरेशन, दे आर हाइब्रिड इन नेचर. ये हाइब्रिड नेचर के हैं. जब उसने उनको फिनोटाइप में स्टडी किया, मतलब देखा कि ये प्लांट्स का की जो हाइट है वो कितनी आ रही है, तो उसने देखा कि ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ये अपने आप को टॉल शो करते हैं. तो उसने सोचा कि ये सारे के सारे प्लांट जो है वो टॉल कैसे क्या आ गए, क्योंकि उसने अपने हाथ से जो है वो एक टॉल प्लांट को दूसरे डॉर्फ प्लांट से क्रॉस किया था. तो उसने जो है एक्सपेरिमेंट को एक आध बार रिपीट भी किया पहले तो, और फिर उसने क्या किया, उसने सेकेंड टाइम जो क्रॉस किया वो फर्स्ट टाइम उसने जब क्रॉस किया था तो टॉल वाले प्लांट को जो है वो इमेस्कुलेट किया था और डॉर्फ वाले प्लांट से पोलन ग्रेन लिए थे और उसको टॉल वाले प्लांट के स्टिग्मा पे, फ्लावर के स्टिग्मा पे डस्टिंग किया था. सेकेंड टाइम उसने जो है वो सोर्सेस ऑफ गैमेट्स को रिवर्स कर दिया. मतलब इस बार उसने डॉर्फ वाले प्लांट को इमेस्कुलेट किया और टॉल वाले प्लांट से पोलन ग्रेन को लेकर डॉर्फ वाले प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर उसको ट्रांसफर किया और उसने देखा कि फिर क्या रिजल्ट मिलता है. तो उसने देखा कि रिजल्ट जो है वो सेम रहता है. तो ऐसा जो क्रॉस होता है जिसमें हम लोग सोर्सेस ऑफ गैमेट्स को रिवर्स कर दें, जैसे यहाँ पर अगर हमारा जो है मान लो टॉल वाला प्लांट है, क्योंकि हमने इसको इमेस्कुलेट किया था तो ये इमेस्कुलेट किया हुआ जो प्लांट है मेल पार्ट तो इसके पास से निकल चुका है, तो ये जो है ये रहा अपना फीमेल प्लांट या फीमेल फ्लावर. तो हम लोग फीमेल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और हमने जो मेल या पोलन ग्रेन्स जो लिए थे वो यहाँ डॉर्फ वाले प्लांट के फ्लावर से लिए थे. तो ये है मेल की सिंबल, मतलब ये इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ मेल और ये इसको कंसीडर कर रहे हैं एज अ फीमेल. तो नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम उसने ये वाले जो डॉर्फ जो प्लांट्स थे उनको इमेस्कुलेट किया और टॉल वाले प्लांट से पोलन ग्रेन लेकर के उसको डॉर्फ के ऊपर ट्रांसफर किया. तो सोर्सेस ऑफ गैमेट्स को उसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया. तो ऐसे क्रॉस को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस. कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेसिप्रोकल क्रॉस के ऊपर भी जो है क्वेश्चन आ जाता है, कभी घुमा करके आ जाता है, कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है. सो सिंपली याद रखो कि जहां पर हम सोर्सेस ऑफ गैमेट्स को रिवर्स कर देते हैं तो ऐसे क्रॉस को बोला जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस. अब यहाँ F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स जो हैं ये टॉल हैं. तो उसने सोचा कि सारे के सारे प्लांट्स जो है ये टॉल हो गए, तो जो डॉर्फनेस वाली कंडीशन है ये कंडीशन कहाँ चली गई, या डॉर्फ जो है वो कहाँ चले गए, क्यों नहीं आए. और फिर उसने सोचा कि पता नहीं है डॉर्फ वाले जो है वो आगे अपने आप को रीअपियर करेंगे कि नहीं करेंगे. इस चीज को कंफर्म करने के लिए उसने क्या किया, इस चीज को कंफर्म करने के लिए उसने ये जो F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट मिले थे इनमें से किसी टॉल प्लांट को उसने सिलेक्ट किया
और फ्लावर्स तो नेचुरली बाइसेक्सुअल होते ही हैं, तो उसने इन्हीं टॉल प्लांट में से कुछ प्लांट को सिलेक्ट करके उनको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। यानी इस बार उसने इमेस्कुलेशन नहीं किया और उसको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, यानी सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन को सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल होने दिया और देखा कि अगली जनरेशन कौन से टाइप के प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो फोर्थ स्टेप हम बोल सकते हैं यहां पर सेल्फिंग ऑफ F1 plants to obtain F2 जनरेशन। मतलब F1 प्लांट को आपस में क्रॉस करके F2 जनरेशन ऑब्टेन करना। और F2 जनरेशन की डेफिनेशन ही यही है कि अगर हम F1 प्लांट्स को आपस में क्रॉस करते हैं तो जो जनरेशन हमको मिलेगी वो रहेगी हमारी F2 जनरेशन। तो यहीं पर हम जो है यहाँ पर F2 जनरेशन लिखते हैं आगे। यहाँ ओके, सो अभी यहां पर हम लोग F1 जनरेशन के प्लांट को सेल्फ क्रॉस करके देखेंगे कि हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ F1 जितने भी प्लांट हैं, ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ये सब जो है कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट हैं। तो यहाँ हम सेल्फ क्रॉस कर रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी को सेल्फ क्रॉस। सो कैपिटल टी क्रॉस विथ इटसेल्फ, मतलब जो मेल गैमेट है वो भी उसी फ्लावर से आएगा और फीमेल जो गैमेट है वो भी उसी फ्लावर से आएगा। तो यहां पर जब गैमेट्स बनेंगे तो दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो जाएंगे। अभी यहां पर दोनों अलग तो हो रहे हैं, लेकिन मेंडल को यहां पर समझ में नहीं आया था क्रॉस करने के टाइम पर कि ये दोनों अलग होते होंगे। जब उसने रिजल्ट ऑब्टेन किया तो रिजल्ट ऑब्टेन करने के बाद में उसने जो है फिर उस रिजल्ट से ये प्रेडिक्ट किया कि वहां गैमेट बनने के टाइम पर क्या इवेंट हुआ होगा। सो कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब यहां पर हम कंसीडर कर सकते हैं, सपोज कर लो ये है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो फीमेल गैमेट्स बना रहा है, ये है मेल पार्ट, बट दोनों जो है वो सेम फ्लावर के हैं। सो यहां पर रैंडम फ्यूजन होगा। ये जो गैमेट है ओव्यूल है वो इस मेल गैमेट से अगर फ्यूज होता है तो यहां पर पॉसिबिलिटी कैपिटल टी की मिलती है। ये अगर इससे फ्यूज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी की पॉसिबिलिटी आ जाएगी। ये दोनों अगर आपस में फ्यूज करते हैं तो फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, और अगर ये दोनों फ्यूज करते हैं दोनों तो स्मॉल टी। अब यहाँ पर ये जो हमको मिल रहा है ये पूरा कंप्लीट ये है F2 जनरेशन का जीनोटाइप, और ये पूरी जो जनरेशन हमको मिल रही है ये है F2 जनरेशन। अब यहाँ ये F2 जनरेशन में जीनोटाइप तो हम देख लिए कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसका फिनोटाइप लिखते हैं। ये प्लांट जो रहेगा अपने आप को टॉल शो करेगा, ये प्लांट भी जो है वो टॉल रहेगा, ये प्लांट भी टॉल होगा, और ये प्लांट जो होगा ये डॉट होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 प्लांट जो है वो टॉल आ रहे हैं, और ये वाला जो एक प्लांट है ये डॉट आ रहा है। तो ये जो हमको रेशो यहां पर मिलता है ये हमको मिलता है 3:1 का रेशो। इसको हम कहते हैं फिनोटाइपिक रेशो। दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप रेशो
मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 3 टॉल प्लांट और 1 डॉर्फ प्लांट, या इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं 75%। अगर इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें, सो आउट ऑफ 100, यानी अगर हमने जो है वो 100 प्लांट्स को ग्रो किया है, सो आउट ऑफ 100 प्लांट्स 75% जो प्लांट्स रहेंगे वो डोमिनेंट फीचर को शो करेंगे, मतलब टॉलनेस को शो करेंगे, और रिमेनिंग जो 25% प्लांट्स रहेंगे ये शो करेंगे डॉर्फ फीचर को, मतलब रिसेसिव फीचर को। सो 75 और 25% का हमको यहाँ पर रिलेटिव रेशो मिल जाता है। अब यहाँ पर ये जो प्लांट यहाँ अपीयर हो गए, डॉर्फ प्लांट, उसने सोचा था पहले यहाँ पर कि सारे के सारे टॉल प्लांट आ गए हैं तो आगे ये टॉलनेस अपने आप को ये जो डॉर्फनेस है यहाँ पर जो छुप गया है, तो डॉर्फनेस अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, या वापस से वो शो होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए उसने इसको सेल्फ क्रॉस किया था। तो यहाँ पर सेल्फ क्रॉस में वहां उसको जो है वो कुछ 25% प्लांट जो है वो डॉर्फ मिल गए। इस बेसिस पर उसने जो है एक लॉ बनाया था। ये पूरे क्रॉस के ऊपर उसने जो है वो 2 जगह पर लॉ बनाया जिनको हम लोग मेंडल्स लॉ कहते हैं। तो मेंडल ने टोटल जो है वो 3 लॉज बनाए थे, जिसमें से एक जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, और तीसरा जो है उसको कहा जाता है लॉ ऑफ एक लॉ ऑफ डोमिनेंस है, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, और तीसरा जो है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो इनहेरिटेंस इन 2 जीन में बना था, मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस में बनाया था, और 2 लॉज जो है वो इनहेरिटेंस इन 1 जीन में बने थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 लॉज जो है वो कहां पर अप्लाई होते हैं। तो पहले हम लोग जो है इसका जीनोटाइपिक रेशो भी लिख लेते हैं। तो ये जो है, ये जो रेशो है इट इज द फिनोटाइपिक रेशो। ऐसे ही अगर हम लोग जीनोटाइप वाइज देखते हैं, तो जीनोटाइप के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 2 कैपिटल टी है, ये दोनों कैपिटल टी है। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि ये जो प्लांट टॉल है, ये भी टॉल है, ये तो दोनों भी टॉल है, लेकिन ये जो टॉल प्लांट है इसको हम लोग कहते हैं प्योर टॉल प्लांट या होमोजाइगस टॉल प्लांट। और ये जो दोनों हैं ये भी टॉल है, फिनोटिपिकली दे आर टॉल, बट जीनोटिपिकली एज वी कैन से देयर आर 2 एलील्स, एक डोमिनेंट एलील है वहां और एक जो है रिसेसिव एलील है। सो दीज 2 टॉल प्लांट्स दे आर कॉल्ड हेट्रोजाइगस टॉल, इनको हम हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट बोलते हैं, और ये वाला जो है ये है होमोजाइगस टॉल प्लांट। अभी ये जो है यहाँ पर ये तो डॉर्फ है, तो जो रिसेसिव कंडीशन रहती है वो ऑलवेज होमोजाइगस ही रहती है। तो ये डॉर्फ है तो ये ऑलवेज होमोजाइगस रहेंगे। डॉर्फ के अलावा अगर हम कोई दूसरा कैरेक्टर भी लेते हैं और वहां पर जो है जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो हमेशा अपने प्योर फॉर्म में ही एक्सप्रेस होता है। तो अगर इसका हम लोग जो है रेशो लिखते हैं, जीनोटाइपिक रेशो, तो जीनोटाइपिक रेशो में हम देखेंगे कि 4 में से आउट ऑफ 4 1 प्लांट इज होमोजाइगस टॉल, तो ये है 1, और 2 ऐसे प्लांट हैं जो हाइब्रिड टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, तो इसको हम लोग 1:2, और जो डॉर्फ है जो रिसेसिव है वो ऑलवेज होमोजाइगस ही रहने वाला है, तो इसको 1, सो 1:2:1। तो जीनोटाइपिक रेशो में अगर हम लोग उसको परसेंटेज में लिखते हैं, सो 25% जो प्लांट्स रहेंगे दे आर द होमोजाइगस टॉल, और 50% जो प्लांट रहेंगे दे आर हेट्रोजाइगस टॉल, एंड 25% प्लांट्स दे आर द रिसेसिव और द डॉर्फ। ओके, तो जीनोटिपिकली डॉर्फ, एंड दीज आर द 2 फिनोटिपिकली टॉल, एंड दिस इज आल्सो द फिनोटिपिकली टॉल, और जीनोटाइप जो है वो कैपिटल टी है। तो यहाँ पर 2 लॉ मेंडल ने बनाए थे। सो द 2 लॉज विच वर फॉर्म्ड बाय मेंडल, एक जो उसने बनाया था वो यहाँ पर जो F1 जनरेशन आ रही है, इस F1 जनरेशन में हम देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप, और ये प्लांट जो है ये अपने आप को टॉल शो कर रहे हैं, दिस इज फिनोटिपिकली टॉल प्लांट। तो उसने अपने हाथ से एक प्लांट को इमेस्कुलेट करके दूसरे प्लांट से क्रॉस किया था, मतलब एक टॉल प्लांट को दूसरे वाले डॉर्फ प्लांट से उसने उसको क्रॉस करके इमेस्कुलेट किया था, और टॉल और डॉर्फ को क्रॉस करने के
के बाद में सारे के सारे प्लांट्स यहाँ पर जो मिल रहे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन में ऑल प्लांट्स दे आर द टॉल। तो उसने रेसिप्रोकल क्रॉस करके भी इसको जो है वो वेरीफाई किया, कुछ दूसरे कैरेक्टर्स को लेकर के भी उसने उसको क्रॉस चेक किया था, और फिर देखा उसने कि यहाँ पर सारे के सारे प्लांट्स जो है वो टॉल मिल रहे हैं। तो उसने बताया कि हो सकता है कि जो टॉलनेस वाला फीचर है ये कहीं ना कहीं डॉर्फनेस वाले फीचर के ऊपर अपने आप को डोमिनेट करता है। तो यहां पर उसने बनाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो उसने बनाया उसको हम लोग टेक्निकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहां पर हम लोग देख सकते हैं दोनों प्लांट जो प्योर है, व्हेन टू प्योर प्लांट्स आर क्रॉस्ड विद ईच अदर, व्हेन टू प्योर प्लांट्स और टू होमोजाइगस प्लांट for any Mendelian characters are crossed with each other in the F1 generation. In the F1 generation, out of the two traits, only one is expressed. दो में से सिर्फ एक कैरेक्टर, एक ट्रेट अपने आप को यहाँ पर जो है एक्सप्रेस करेगा। So the character or the trait which is expressed in the F1 generation, that trait is called as the dominant trait. मतलब वो ट्रेट या वो फीचर जो यहाँ पर शो हो रहा है, जाहिर हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट ट्रेट। और जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, जैसे डॉर्फ वाला जो कैरेक्टर है वो या तो ट्रेट है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे रिसेसिव। सो व्हेन टू प्योर प्लांट्स आर क्रॉस्ड विद ईच अदर, only one out of the two get expressed in the F1 generation, and the trait which is expressed is called as the dominant trait, and the character or the trait which is not expressed, it is called as the recessive feature. This phenomenon, it is called as the dominance or law of dominance. इसको law of dominance बोला गया। देन यहाँ पर जो रीअपियरेंस ऑफ रेसेसिव कैरेक्टर है, यहाँ पर हम देखेंगे तो डॉर्फ वाला कैरेक्टर जो है वापस आ गया है, जबकि इस F2 जनरेशन की जो पैरेंटल जनरेशन है ये दोनों ही जो है वो टॉल है। मतलब एक्चुअली जो ये एक ही प्लांट है, सेल्फ क्रॉस हुआ है तो वो तो टॉल ही है, सिंगल है वो। लेकिन यहाँ पर जो है डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर जो है वो वापस से अपने आप को रीअपियर कर रहा है, फिर से शो हो जा रहा है। तो इस रीअपियरेंस को शो करने के लिए या इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने बनाया था सेकेंड लॉ। तो उसका जो दूसरा लॉ था, सेकेंड लॉ, द सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ segregation. It is called law of segregation. So segregation का मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना। अभी जो segregation हमको देखने को मिल रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा है कैपिटल T स्मॉल t, ये जीनोटाइप है F1 जनरेशन के प्लांट का। और जब गैमेट्स बन रहे हैं, क्योंकि ये जो सभी यहां पर हम लोग देख रहे हैं, ऑल दीज आर These are the gametes, ये गैमेट्स हैं। तो यहां जब ये गैमेट्स बन रहे हैं तो एक गैमेट के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर कैपिटल T आया हुआ है, और जिस गैमेट में कैपिटल T आ रहा है उस गैमेट में फिर स्मॉल t नहीं आ रहा है। और दूसरे वाले गैमेट के अंदर, इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं यहां पर स्मॉल t है, तो जिसमें स्मॉल t आया हुआ है उसके अंदर फिर कैपिटल T नहीं आ रहा है। मतलब कि एक गैमेट में दो में से जो है वो एक ही फैक्टर आ रहा है। मेंडल उसको फैक्टर बोलता था, आगे चल करके उसी को अलील बोला जाने लगा। तो यहां पर हम देखेंगे तो एक गैमेट के अंदर यहां दोनों में से एक ही अलील आ रहा है और दूसरा वाला जो अलील है वो दूसरे गैमेट में जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं जब गैमेट्स बनना स्टार्ट हुए होंगे तो ये दोनों फैक्टर जो पेरेंटल प्लांट में साथ में है, ये दोनों एक दूसरे से जो है वो अलग होकर के ये दो अलग अलग गैमेट्स के अंदर ट्रांसफर हुए होंगे। इसी को मेंडल ने नाम दिया था सेग्रीगेशन का। सो सेग्रीगेशन इज डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ द अलील। तो इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन एनी हाइब्रिड प्लांट, अब ये देखो ये जो प्लांट है ये हाइब्रिड प्लांट है। अब ये मोनो हाइब्रिड भी हो सकता है, क्योंकि हमने जो डाई हाइब्रिड भी हो सकता है, मोनो हाइब्रिड भी हो सकता है। हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस अभी पढ़ रहे हैं
तो ये मोनोहाइब्रिड प्लांट है, दिस इज द मोनोहाइब्रिड प्लांट। एक कैरेक्टर में एक वन पेयर ऑफ ट्रेट या वन कैरेक्टर के लिए वो डिफर कर रहा है। सो व्हेन एनी हाइब्रिड प्लांट फॉर्म्स गैमेट, जब कोई हाइब्रिड प्लांट जो है वो गैमेट बनाता है, one trait enters into one gamete and other trait or other factor enters into other gamete। एक अलील जो है एक फैक्टर एक गैमेट में है, दूसरा वाला दूसरे के अंदर आ गया है। एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू सेग्रीगेशन। पेरेंटल प्लांट के अंदर दोनों साथ में रहते हैं, सो दोनों साथ में रहेंगे लेकिन दोनों एक दूसरे से ब्लेंड नहीं होंगे, दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे, और जब गैमेट्स बनेंगे तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। सो बोथ ऑफ देम दे विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इसी को उसने नाम दिया था सेग्रीगेशन का। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ purity of gametes, law of purity of gamete। So why we call this law of segregation as law of purity? law of segregation को हम लोग law of purity of gamete क्यों बोलते हैं? इसका आंसर अपने को मिलेगा जब हम गैमेट्स को देखेंगे। देखो ये सिर्फ हम कोई भी दो गैमेट या तो ये वाले या तो ये वाले किसी को भी देख सकते हैं। So when we specifically concentrate on the gamete, सिर्फ इतना देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर इसको छुपा लेते हैं और ये देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस गैमेट के अंदर एक ही फैक्टर आया हुआ है और वो फैक्टर है डॉल्नेस का फैक्टर, और दूसरा वाला जो फैक्टर है या दूसरा जो अलील है वो दूसरे वाले गैमेट में गया है, वो है डॉर्फनेस का फैक्टर। तो ये जो पूरा का पूरा जो गैमेट है, दिस गैमेट इट ओनली कंटेन्स द अलील फॉर टॉलनेस। तो हम बोल सकते हैं दिस गैमेट इट इज प्योर फॉर टॉलनेस बिकॉज इट possess just only one allele and that allele is responsible for tallness. So it is said to be the pure gamete, pure for tallness, मतलब वो गैमेट जो टॉलनेस के लिए एकदम प्योर है। और ये वाला जो है इसके पास स्मॉल टी है, तो जैसे ये टॉलनेस के लिए प्योर है ऐसे ही ये डॉर्फनेस के लिए प्योर है। सो ये जो प्योरिटी आ रही है, दिस प्योरिटी इज ड्यू टू सेग्रीगेशन। अगर ये दोनों यहां से अलग नहीं हुए होते, मान लो थोड़ी देर के लिए हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि अगर ये दोनों यहां से अलग नहीं हुए होते और ये दोनों की दोनों जो है वो एक ही में चले गए होते, एक ही गैमेट में चले गए होते, तो ऐसा गैमेट जो है वो हाइब्रिड गैमेट होता, प्योर नहीं होता, उसमें कैपिटल टी भी होता और स्मॉल टी भी होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है बाय द रूल। तो इसलिए ये दोनों पहले यहाँ पे अलग होते हैं और ये इसमें इंटर हुआ, ये इसमें इंटर हुआ। तो ये जो सेग्रीगेशन हुआ, ये सेग्रीगेशन की वजह से क्या आ रही है, प्योरिटी आ रही है। तो इसलिए हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। तो ये हो गए मेंडल के दो लॉ। अब ये दोनों लॉज में से जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस आगे जाकर के जो है ये रिजेक्ट हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि सब जगह पर हर एक प्लांट के हर एक कैरेक्टर पर डोमिनेंस का जो फिनोमिनन है ये अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। आगे हमको जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस भी स्टडी करना है, प्लियोट्रॉपी वगैरह भी पढ़ना है, तो वहां पर हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं होता। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इट इज नॉट यूनिवर्सली अप्लीकेबल, ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या जो लॉ ऑफ प्योरिटी है ये सब जगह पर अप्लाई होता है और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ है मेंडल का। ये सब जगह पर अप्लाई इसलिए होता है क्योंकि आगे चल करके जिस वक्त मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेंडल का जो जमाना था वो बहुत ओल्डर टाइम था, 1856 और 1863 के टाइम पर। तो जिस वक्त मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उस वक्त माइटोसिस, मियोसिस और क्रोमोसोम और सेल डिवीजन के जो इनर कंसेप्ट्स थे वो उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं थे मेंडल के टाइम पे। तो इसलिए जो है उस वक्त उसने ये लॉ को सेग्रीगेशन का लॉ बोल करके छोड़ दिया था। लेकिन आगे चल करके
जब मियोसिस का कंसेप्ट डिस्कवर हुआ तो ये पाया गया कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो है गैमेट्स बनाने के लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए पहले गैमेट्स बनाते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स का बनना ये प्री रिक्विजिट है। तो गैमेट्स जब बनते हैं, तो गैमेट्स जो बनते हैं दे आर ड्यू टू द मियोसिस की वजह से बनते हैं। और मियोसिस में फिर जो है क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होते हैं और एलील्स जो होते हैं दे आर नथिंग बट दे आर द जीन। वो जीन है, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं और ये क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड होते हैं। तो जब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं, आगे हमको इसी चैप्टर में एक थ्योरी पढ़नी है, क्रोमोसोमल थ्योरी, सूटर एंड बोवेरी ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो वहां पर जो है क्रोमोसोम का बिहेवियर भी हम लोग देखेंगे। जब गैमेट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं और एलील्स या जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर ही कैरी होते हैं, दे आर द कैरियर्स ऑफ द जीन। तो वो दोनों भी जब क्रोमोसोम अलग होंगे तो ये दोनों एलील्स भी जो अल्टरनेटिव है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और एक एक गैमेट में इंटर होंगे। तो जिस वक्त मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उस वक्त क्रोमोसोम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। माइटोसिस मियोसिस का जो इनर कंसेप्ट है, डिटेल्ड कंसेप्ट, बल्कि माइटोसिस मियोसिस भी डिस्कवर्ड नहीं था उस वक्त, टर्म भी नहीं आई थी। तो उस वक्त जो है इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मियोसिस का कंसेप्ट डिस्कवर हुआ तो उस वक्त ये पाया गया कि मियोसिस में दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर ही जो है वो एलील्स भी लोकेटेड होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के अलग होने की वजह से फिर जो है वो एलील्स का भी सेग्रीगेशन होता है। तो इसीलिए उसने उसको वर्ड सेग्रीगेशन बोला था। आगे चल करके जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो गया जब मियोसिस का कंसेप्ट डिस्कवर हुआ तब। तो जब मियोसिस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो उस वक्त लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो गया। तो यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर या इनहेरिटेंस इन वन जीन में मेंडल ने जो है वो दो लॉज बताए और ये दो लॉज में से एक जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह पर अप्लाई नहीं होता है। बाय चांस मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे उन पर ये अप्लाई होता था, लेकिन बहुत सारे दूसरे एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं सभी कैरेक्टर्स के ऊपर लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो अप्लाई नहीं होता है। तो इसके लिए उसको हम लोग यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं मानते हैं। जबकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी जो है ये हर जगह अप्लाई होता है। सो इट इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ। तो यहां तक हमने जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया है। इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो हम जो है देख लेते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस का प्रोजेक्टर पर देख लेते हैं हम लोग इसको। तो एक टॉल प्लांट को जो है डॉर्फ प्लांट से क्रॉस किया गया है। फिर यहां पर गैमेट्स दिखाए हुए हैं, ये गैमेट्स हैं। तो टॉल प्लांट में कैपिटल टी और कैपिटल टी यहां पर 2 बार लिखा गया है। हमने अपने वहां पर जो क्रॉस था उसके अंदर से एक ही बार लिखा था। तो कैपिटल टी सारे के सारे गैमेट जो है वो कैपिटल टी टाइप के बन रहे हैं और यहाँ पर डॉर्फ के अंदर स्मॉल टी टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं। अब इनको जो है यहाँ पर चेकर बोर्ड में दिखाया गया है। ये जो इस तरह से स्क्वायर हम देख रहे हैं इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर या पुनेट्स चेकर बोर्ड। तो हम इसको चेकर बोर्ड के जरिए भी शो कर सकते हैं या तो फिर अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, जैसा हमने बोर्ड पर अभी देखा था। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक जो यहाँ पर कैपिटल टी, इस तरफ कैपिटल टी है, उधर कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो इसमें हमको एक प्लांट जो है वो कैपिटल टी वाला, 3 प्लांट्स जो है हमको मिलेंगे। तीन प्लांट्स यहाँ पर अपने को जो है वो टॉल मिलेंगे और एक प्लांट जो है वो डॉर्फ मिलेगा। यहाँ फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे प्लांट अपने को F1 जनरेशन में देख सकते हो। यहाँ पर सारे के सारे प्लांट जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, मतलब सभी टॉल हैं। और जब इनकी सेल्फिंग की गई है, यहाँ पर ये सेल्फिंग करके दिखाया हुआ है, देखो कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी और वहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनकी सेल्फिंग में जो गैमेट्स बन रहे हैं, एक जो है वो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और उस तरफ भी वैसे ही है। यहाँ पर देखें F2 जनरेशन के अंदर तो यही सेम रिजल्ट मिलता है जो हमने बोर्ड पर लिखा था वहां पर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक प्लांट जो है ये कैपिटल टी क्रॉस हुआ, यहाँ पर मिल गए, ये हो गए कैपिटल टी। 2 प्लांट जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब ये दोनों टॉल तो है लेकिन
हाइब्रिड है, और ये जो है एक रिसेसिव है, स्मॉल टी। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो 3 टॉल इज टू 1 डॉर्फ, और जीनोटाइपिक रेशियो में एक जो है वो होमोजाइगस टॉल है और 2 जो है वो हेटेरोजाइगस टॉल है, और एक जो है वो रिसेसिव है, स्मॉल टी। सो 1:2:1 इसको बोला जाता है जीनोटाइपिक रेशियो, और 3:1 जो है ये हो गया उसका फिनोटाइपिक रेशियो। तो यहां तक हमने जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन कंप्लीट किया है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में इनहेरिटेंस इन 2 जीन को स्टडी करेंगे। ओके।